हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं सब बढ़िया होगा। तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था संविधान की विशेषताएं, उसी का ये अगला लेक्चर है। जहां तक हम लोग उसमें पढ़े थे आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग 4 पॉइंट बेसिकली समझे थे संविधान की विशेषता में। आइए आज अगला पॉइंट समझने जा रहे हैं हम लोग, 5वां पॉइंट, ठीक है ना। वो है सरकार का संसदीय रूप, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने यह भारत में जो सरकार का रूप है वो क्या है, संसदीय है। कहां से एक्सेप्ट किए, इसको कहां से उठाए। संविधान निर्माता जो थे वो सरकार का संसदीय रूप ब्रिटेन से चुने, ठीक ना। सरकार का एक और रूप है जो अमेरिका में है, यूएसए में है, वो है अध्यक्षीय प्रणाली, राइट ना। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली था उसे ही क्यों एक्सेप्ट किया। संविधान निर्माता चाहते तो अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली को एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया। ऐसा क्यों, ऐसा क्या था इसमें। देखिए, जो संसदीय प्रणाली है ना, ये विधायिका विधायिका प्लस कार्यपालिका के बीच सहयोग एवं समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब क्या, ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है, वो जो संसदीय प्रणाली है विधायिका और कार्यपालिका में सहयोग एवं समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है ना, कोऑपरेशन भी करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं। लेकिन जो अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली है इसमें विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका शक्ति के विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। शक्ति के विभाजन के सिद्धांत, पहले बात आप समझ लीजिए, ये जो अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रणाली है वो उसमें क्या है, विधायिका और जो कार्यपालिका है के बीच ना वो शक्ति का विभाजन हो गया, वो शक्ति के विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और जो ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग एवं समन्वय सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भी स्कोप नहीं है कोऑपरेशन करने का। इसलिए हमारे संविधान निर्माता थे, जो निर्माता थे, उन्होंने ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग, चलिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो संसदीय प्रणाली है वो हम लोग कहाँ से कॉपी किए हैं, ब्रिटेन से। तो क्या हम लोग हूबहू कॉपी किए, फुल कॉपी किए हैं, या कुछ डिफरेंस भी है, कोई अंतर भी है। तो याद रखिएगा, ये तो बात है कि हाँ हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अपनाया है, लेकिन हूबहू एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या अंतर है फिर जब हमने हूबहू एक्सेप्ट नहीं किया तो दो बेसिक अंतर है। पहला बात ये कि देखिए, ब्रिटेन का जो संसद है, ब्रिटेन का संसद वो संप्रभु होता है, संप्रभु। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। दुनिया में कहां का संसद संप्रभु है, तो ब्रिटेन का संसद संप्रभु है। भारत का संसद संप्रभु नहीं है, सॉरी, भारत का संसद संप्रभु नहीं है। कहा जाता है ब्रिटेन के संसद के बारे में कि वो कुछ भी करा सकती है, बस एक लड़का को लड़की नहीं बना सकती है और लड़की को लड़का नहीं बना सकता, बाकी सब कुछ कर सकती है। इतना पावरफुल वहां की पार्लियामेंट है, संसद है। लेकिन हिंदुस्तान का संसद संप्रभु नहीं है। ये पहला अंतर है, ठीक ना। दूसरा अंतर समझिएगा, जो ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली से भारत के संसदीय प्रणाली से अलग करता है, भारत में जो ना राष्ट्र का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का मुखिया, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है। क्या होता है,
निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन में आज भी राजा हैं और ये वंशानुगत चलते हैं, यानी राजा का ही बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। इसका मतलब वहां पे राष्ट्र का जो मुखिया उसका चुनाव होता नहीं है, वो वंशानुगत है। तो दो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक ना। फिर आगे आते हैं, ये जो सरकार का जो संसदीय रूप है इसके अलग अलग नाम है, जैसा कि सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप, सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप, या इसको उत्तरदायी भी सरकार कहते हैं, उत्तरदायी सरकार, राइट ना। ये आपको एक इसका स्पेशल नाम है, याद रखिएगा। संसदीय जो रूप होता है उसको बोलते हैं सरकार का वेस्टमिंस्टर रूप, और दूसरा है उत्तरदायी सरकार। आप लोग समझते चलिएगा और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, दोनों काम एक साथ चलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। तो ये हमारा था संविधान की विशेषता में पांचवा। अब हम अगला विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, राइट ना। आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषता नंबर 6। वो क्या है भाई, तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। देखिए, संसदीय संप्रभुता का जो कंसेप्ट है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, कि ब्रिटेन का संसद क्या है, संप्रभु है। तो जो ये संसदीय संप्रभुता का कंसेप्ट है वो तो ब्रिटेन में है। कहां है, ब्रिटेन में है, राइट ना। अब ये जो न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है ये अमेरिका में है। क्या है, अमेरिका में है। तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने क्या किया कि संसदीय संप्रभुता और जो न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट है उन दोनों को कोशिश किए कि कोऑर्डिनेट कर दिया, उनके बीच में समन्वय लाने की कोशिश किए। यानी हिंदुस्तान में ना ही संसद संप्रभु है और ना ही उतना सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया, बल्कि दोनों को मिला के दिया गया। जैसे कि संसद को यह पावर दिया गया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, राइट ना। तो ये था हमारा छठा विशेषता, जो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय पे कार्य करता है। अब हम लोग अगला विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, राइट ना। आइए देखिएगा, नेक्स्ट विशेषता है हम लोग का, वो है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान निर्माता जो है ना उन्होंने एकीकृत न्यायपालिका को चुना है। एकीकृत न्यायपालिका यानी हिंदुस्तान में न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत है। इसका मतलब क्या कि सबसे ऊपर टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके बिलो उसके नीचे स्टेट में है हाई कोर्ट, उसके बिलो उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और भी अदर कोर्ट्स है। तो ये क्या है, एक एकीकृत प्रणाली है। हाँ, संविधान निर्माता इश्यू को एक्सेप्ट किए हैं। अब जो हमारा जो एकीकृत न्यायपालिका क्या करती है, तो वो केंद्र और राज्य के कानूनों को लागू करती है, राइट ना। लेकिन अमेरिका में आ जाइए, अमेरिका में क्या है कि वहां पे दो दो कोर्ट है। दो दो कोर्ट कहने का मतलब क्या, एक होती है संघीय कोर्ट। कौन कोर्ट, संघीय कोर्ट। जो ये संघीय कोर्ट होती है ना वो संघीय कानून को लागू करती है, संघीय कानून को लागू करती है, राइट ना। और वहां पर एक राज्य कोर्ट भी होती है जो राज्य के कानून को लागू करती है, कानून को लागू करती है, ठीक है ना। लेकिन हिंदुस्तान में एकीकृत न्यायपालिका को एक्सेप्ट किया गया है। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट वो है संविधान का संरक्षक। संविधान का संरक्षक, आपको याद रखना है, यह पॉइंट पूछता है कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। और आपको जो मूल अधिकार दिया गया है उस मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों को रक्षा की गारंटी देता है। यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है
हमें जो मूल अधिकार मिले हैं उसकी रक्षा की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है, राइट ना। और संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो आइए अब हम अगला विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, राइट ना। 7वां था, आइए हम लोग 8वां विशेषता पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे, दोनों काम एक साथ चलेगा, राइट। आइए अब हमारा संविधान का अगला विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो देते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, राइट। और जो मौलिक अधिकार होते हैं न्यायोचित होते हैं। क्या होते हैं? न्यायोचित। अब आपको समझना है न्यायोचित के अर्थ क्या होता है। न्यायोचित का मतलब होता है कि जब कभी भी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि हुजूर मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, राइट ना। ये है न्यायोचित का अर्थ, ओके। आगे बढ़िएगा। हाँ, आप चाहे तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और नहीं तो पहले आप प्रीफर कर दीजिए हाई कोर्ट को, लेकिन आपको डायरेक्ट मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत है, राइट ना। अब आता है कि कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन भाई ना? तो देखिए, जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। यानी अभी वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6। इसका मतलब एक हटाया गया है, तो वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको मूल अधिकार की लिस्ट से हटा करके, ठीक है ना, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, यानी कि आज संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, बल्कि वह कानूनी अधिकार है। ये कब किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आपका जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया मूल अधिकार के लिस्ट से, और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपके 6 मूल अधिकार कौन कौन है? तो आइए उन 6 मूल अधिकारों का नाम आप समझ लीजिए, कौन कौन है, कहां से कहां तक है, राइट ना। तो आपका पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार वो है अनुच्छेद 14 से 18 तक, राइट। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ना, ये है अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है आर्टिकल 23 से 24, राइट ना। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 25 से 28, राइट ना। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, राइट ना। ये अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, ठीक है ना। यानी संविधान का हृदय कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। यह मूल अधिकार जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे हम सब एक्सप्लेन करेंगे, राइट ना। तो ये था हमारा संविधान का विशेषता नंबर 8। आइए अब हम लोग अगला विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो अभी हमने पढ़ा संविधान की विशेषता में मौलिक अधिकार। अगला विशेषता है जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 9, अगला विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांत। एक बात और आप लोग याद रखिएगा मूल अधिकार में कि मूल अधिकार क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मूल अधिकार जो है ना वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। आइए अब अगला विशेषता को डिस्कस करते हैं। वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ठीक है ना। ये गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित। इसका अर्थ यह है कि आप इसको लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि सरदार ये लागू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आगे आइएगा, ये इसका उद्देश्य ये समझ लीजिए। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, बहुत एग्जाम में पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है ना। फिर हम अभी समझे कि जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे वो किस लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो वह है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, राइट ना, क्लियर। अब हम लोग अगला विशेषता पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट समझने हम लोग जा रहे हैं, साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक ना। तो अगला विशेषता है मूल कर्तव्य। क्या है बाबू? मूल कर्तव्य। आइए मूल कर्तव्य को हम लोग समझते हैं। अगला विशेषता हम लोग का मूल कर्तव्य। देखिए, जब संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने मूल कर्तव्य को मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उतना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मूल कर्तव्यों को संविधान में लिखा नहीं गया था। लेकिन आज हमारे संविधान में मूल कर्तव्य है, इसका मतलब कि इसको जोड़ा गया किसी न किसी संशोधन के तहत। तो देखिए, जब हमारे देश में आपातकाल लगा था, आपातकाल के समय स्वर्ण सिंह समिति, राइट ना, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर राइट ना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राइट ना मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और एक नया भाग 4 में इसको ऐड किया गया, राइट ना। यानी पहले मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। आपातकाल के समय स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया और एक नया पार्ट ला दिया गया, वो है भाग 4 का, राइट। और एक 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यानी टोटल मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11। कितने बाबू? 11। याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछता कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, हम अब अगला विशेषता समझेंगे, ठीक ना। अगला विशेषता है हमारा धर्मनिरपेक्ष, ठीक ना। भारत का जो संविधान है वो धर्म निरपेक्ष राज्य की बात करता है, यानी हमारे जो संविधान निर्माता है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताते हैं। मतलब क्या? इस धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि ठीक है ना, इस देश के नज़र में, भारत के नज़र में जितने भी धर्म है वो सब एक समान है। संविधान जो है ना सभी धर्मों को एक समान देखता है, बराबर देखता है, किसी को ऊपर और किसी को नीचे नहीं देखता है, सब बराबर है। ये है धर्मनिरपेक्ष का मतलब, राइट ना। मतलब कि हमारा जो देश है ना उस देश का कोई धर्म नहीं होगा, भारत का कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के भी लोग हैं,
इस्लाम धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, तो लोगों का अपना धर्म होगा लेकिन देश का अपना धर्म नहीं होगा। जैसे कुछ साल पहले नेपाल जो था ना, नेपाल में मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू थी, तो एक समय था जब नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, तो मतलब उस देश का भी अपना धर्म था। लेकिन अब वर्तमान में नेपाल का अपना कोई धर्म नहीं है, राइट ना। इसी तरह भारत का भी कोई धर्म नहीं है। भारत देश के नज़र में सभी धर्म एक समान है, यानी भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है, राइट। अब हम अगला विशेषता पढ़ेंगे, वो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। मताधिकार, राइट। देश में चुनाव चल रहे हैं, तो आइए इस बात को समझते हैं। हिंदुस्तान का संविधान जो है वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करता है, यानी हिंदुस्तान के संविधान ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया। इसका मतलब क्या कि हिंदुस्तान का जो नागरिक है, अगर वो 18 साल हो जाता है या 18 साल से अधिक है, तो उसे बिना किसी भेदभाव के न उसका जात देखेंगे, न उसका लिंग देखेंगे, न उसका धर्म देखेंगे, बल्कि उसे मत देने का अधिकार दे दिया जाएगा। मत देने का अधिकार मिल जाएगा, राइट ना। तो ये है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो मत देने का उम्र था ना, वो 21 वर्ष था ना, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, राइट ना। यानी पहले मत देने का अधिकार था 21 वर्ष, अब उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान में अभी, अपने इंडिया में अभी चुनाव चल रहा है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में, ठीक ना। अगला वीडियो में उसका आंसर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोग को जो मत देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार क्या है, जो मत देने का अधिकार है, राइट टू वोट, क्या है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार, और ऑप्शन डी संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो आइए अब हम लोग अगला विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान का विशेषता नंबर 13, ठीक है ना। वो है एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। हिंदुस्तान का संविधान जो है ना, एकल नागरिकता को एक्सेप्ट किया है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात करता है। मतलब आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में पैदा हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में जानते हैं क्या होता है? अमेरिका में एक नागरिक ना, उसको दोहरी नागरिकता मिलता है। एक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता मिलती है अमेरिका में। अब दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है भाई? एक तो जिस राज्य में पैदा हुआ है उस राज्य का नागरिक है, और दूसरा का अमेरिका का नागरिक है, यानी उसे दोहरी लाभ मिलता है, राइट ना। तो हमारे संविधान जो है उसने एकल नागरिकता को प्राथमिकता दिया, ठीक है ना, दोहरी नागरिकता को प्राथमिकता नहीं दिया, राइट। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग यहीं से मिलेंगे, ठीक है ना। एंजॉय कीजिए, पॉलिटिक्स आनंद लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।